Good afternoon, students. वंशिका, प्रियांशु, सोनू, किशन, नेहा। ओके, पायल आ गई। इतने दिन कहाँ थी पायल? पायल कहाँ थी इतने दिन? आज ही आई है ना तू क्लास में? है? पायल, झील, क्या हाल चाल? तो लास्ट क्लास हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 15। लास्ट क्लास चैप्टर नंबर 15 कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पेज नंबर 198। पेज नंबर 198, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहां से स्टार्ट करना है हमको, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से। The main characteristics of undeveloped countries is the problem of structural and hidden unemployment. Due to the flawed structure and perpetual structure changes in these nations, this type of unemployment is generated. The magnitude of demand changes due to structural changes happened in various sectors, so it causes imbalance between demand and supply. Due to India's high dependence on agriculture and slow development of Indian agriculture and of industrial and service sectors, it faces the problems of hidden unemployment. Although there are many kinds of hidden employment, yes, mostly hidden and structural unemployment can be seen, which is very serious. Hidden unemployment मैंने तुमको बताया था। Hidden unemployment क्या होता है? Hidden unemployment का मतलब ये होता है कि जैसे दो लोगों का काम है, वहां पर 4 लोग अगर काम कर रहे हैं, तो वो जो 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा है। अब इंडिया में बहुत ज्यादा होने का उसका रीजन ये है कि इंडिया में बहुत ज्यादा लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर में हाई डिपेंडेंसी होने के कारण क्या हो रहा है कि ज्यादातर लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर या खेतों में काम करते हैं। अब कई बार खेतों में ये इश्यू होता है कि किसान जाके खेती कर रहा है, कई बार उसके बच्चे या उसके फैमिली मेंबर्स भी जाके खेतों में छोटा मोटा काम कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो लोग काम करते हैं इनको हम कहेंगे हिडन अनएम्प्लॉयड। इनकी जरूरत नहीं होती लेकिन अब ठाले हैं, कोई काम नहीं है तो क्या करें, तो खेतों में जाकर कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं। इस तरीके से जो है वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट ए पर्सन सीम्स वर्किंग बट हिज कंट्रीब्यूशन इज प्रोडक्शन इज वेरी लो और अबाउट जीरो। जैसे मैंने कहा कि उसके कंट्रीब्यूशन को जीरो माना जाता है। अब उसके कंट्रीब्यूशन को जीरो क्यों माना जाता है? क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मान लो 4 लोग काम कर रहे हैं लेकिन काम 2 लोगों का ही है, तो 2 लोग जो है एक्स्ट्रा में वो अनवांटेड काम कर रहे हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है और वो वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन 2 लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है उसको जीरो मानी जाएगी। In India, in a farmer's family, all members work in domestic agriculture, but the contribution of many of them is zero. It is difficult to estimate the hidden unemployment. तो जैसे मैंने कहा कि फार्मर है वो खेती बाड़ी कर रहा है लेकिन पार्ट टाइम में या फ्री टाइम में
उनकी फैमिली मेंबर्स भी जाके कुछ कुछ वर्क कर रही है, तो उनका जो फैक्टर है उस फैक्टर को जीरो माना जाएगा। इस तरीके से इंडिया में कितने लोग हिडन अनएम्प्लॉयड है, इसका आंकड़ा निकालना या इसका नंबर निकालना या इसकी स्ट्रेटेजी या ग्राफ निकालना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी। The major factors for economic backwardness is poor technology of production. Productivity level is low due to lack of modern technology. It was considered for a long time that natural resources are the most effective factors of development. But the fast development of Japan proved the role of technology to be so. The major cause of Indian economy's slow progress is only lack of new technology. The expenditure on technological development in India is very little. Importance is not given to research and invention, so India is technically undeveloped today. एक बहुत बड़ा फैक्टर इंडिया के पीछे रह जाने का ये है कि इंडिया आज टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे है। एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों के कंपेयर में, जापान चाइना के कंपेयर में जो वो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर रहे हैं और हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो ना के बराबर है। दुनिया में आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। आज ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि दूर बैठे भी हम एक दूसरे बता पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ। तो जो टेक्नोलॉजिकल यूज है वो बहुत एडवांस होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांस हम समय के अकॉर्डिंग चलेंगे तभी जाके हम वर्ल्ड मार्केट में compete कर सकते हैं या दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की बराबरी कर सकते हैं। जापान आज डेवलप्ड बनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से बनी है कि जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत डेवलप किया है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इस वजह से किसी जमाने में जब वो पूर कंट्री या डेवलपिंग कंट्री हुआ करते थे, आज वो एक डेवलप्ड या समृद्धशील कंट्री बन चुके हैं। तो इस तरीके से जो इंडिया है वो टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड में पीछे चल रहा है। एक कारण ये भी है कि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी या रिसर्च पे जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट होता है या रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट होता है, वो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले में इसको कंपेयर करें तो। इसीलिए हमको अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करनी पड़ेगी, अपनी टेक्नोलॉजी को हमको मोर एडवांस्ड जो है वो बनाना पड़ेगा। इसके अलावा अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? Besides the above characteristics, the wide inequality, weak basic structure express the form of Indian economy. According to United States Development Program Report 2015, shown on the subject of Human Growth Index, India stood at 130th place. In this regard, we are grouped in the countries of average human development index. Our neighboring China 90th position and Sri Lanka 73 position are ranked ahead of India. We are also worried about the present economic and non-economic disparities. There is unequal distribution of income, capital and also difference in social structure found in India. इंडिया में बहुत सारे भेदभाव, अनइक्वालिटी ऑफ इनकम, डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम है। एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर जो है वो इंडिया में मिसिंग है। इंडिया में कोई आदमी इतना अमीर है कि वो वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट पर्सन गिना जाता है। वहीं पर इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी भुखमरी में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, 2 टाइम प्रॉपर फूड्स नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम इंडिया में बहुत ज्यादा है। पैसा है तो किसी के पास बेहिसाब पैसा है, किसी के पास 2 टाइम खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन है, फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट है, जो प्रॉपर पॉलिसीज इंप्लीमेंट, प्लान तो होती है लेकिन वो एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। यूएनडीपी रिपोर्ट के हिसाब से 2015 में
इंडिया की जो पोजीशन थी वो बहुत दयनीय थी, 130th पोजीशन। 200 कंट्री में, वर्ल्ड में हम 130वां हमारा स्थान था। वहीं पर हमारे पड़ोसी देश की बात करें तो चाइना 90th पोजीशन में था और श्रीलंका 73rd पोजीशन में। तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो हमको ये बताती है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे सिस्टम ऑफ गवर्निंग को हमको बहुत डेवलप करना है। हम जो है इस डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम की वजह से, कई सारे भेदभाव की वजह से आज भी समाज में जातिवाद है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है, डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम है, जो इन फैक्टरों की वजह से हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। The infrastructure of India is too very weak. Because of this, Indian economy is facing the problems of low productivity, high production cost, and slow growth in production. It is clear that Indian economy is an undeveloped economy. अभी भी जो है हमको हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाना है, हमारे प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च को बढ़ाना है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स करने हैं। इसीलिए क्योंकि इन सब चीजों से हम पीछे रह रहे हैं, छूट रहे हैं, इसीलिए जो हमारी इकोनॉमी है ये एक अनडेवलप्ड इकोनॉमी हम कह रहे हैं। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी इज इन डेवलपिंग फॉर्म। क्यों इंडियन इकोनॉमी को कहा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी इज इन डेवलपिंग फॉर्म? From the above study, it can be concluded that Indian economy is undeveloped, but it is not absolutely true. Indian economy is improving. ये बात सच है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो अनडेवलप्ड है, लेकिन एक फैक्टर और भी है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे डेवलप भी कर रही है। ये नहीं कि हम रुके हुए हैं, हम हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। Moving fast on the road of progress during the last few years, many favorable changes has been taken place with effective economic and social reforms. हमने कई सारे ऐसे स्टेप्स, ऐसे मेजर्स लिए हैं जिसमें हम इकोनॉमिकली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने इकोनॉमी को बढ़ाने की सोच रहे हैं। National income and per capita income both are increasing continuously and many constructive measures are being made in favorable direction. हम हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को डेवलप कर रहे हैं, जिससे निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं, निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश की जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़ रही है और जो पर कैपिटा इनकम है वो भी हम उसको भी बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। Perpetual and rapid growth in national and per capita income. The perpetual and rapid growth in national and per capita income of India is the most effective character of Indian economy in its developing form. The development rate in 1950 was only 3.5% per year. Dr. Raj Krishna termed this as the Hindu development rate. In 1980, this rate reached at 5%, and between 1991 and 2011, the economy of India increased 6.8% per year on an average. तो जो इंडियन इकोनॉमी है ऐसी बात नहीं कि ग्रो नहीं कर रही है। यहां पर हम देख सकते हैं 1950 की अगर हम बात करें, 1950 में जहां पर हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो सिर्फ 3.5% पर ईयर थी। 1980 आते आते हमारी ग्रोथ रेट जो है 5% पर ईयर हो गई। 1991 और 2011 के बीच में हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 6.8% पर ईयर हो गई। तो इससे हम देख सकते हैं कि निरंतर जो है इंडिपेंडेंस के बाद हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट को बढ़ाएं।
हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाएं, हमारी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएं। तो इस तरीके से जो है ये प्रोसेस निरंतर चल रहा है, जिसके तहत में जो है हम ग्रोथ रेट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। During 11th 5-year plan 2007-12, the growth rate of India was 8%. 2012 तक आते आते हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 6.8 से 8% हो गई। At present, on the basis of growth rate, Indian economy is one of the fastest growing economies in the world. आज प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है आज जो हमारी इकोनॉमी है वो एक अच्छी बात है कि इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, यानी आज हम वर्ल्ड के एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है। ग्लोबलाइजेशन से बहुत फर्क पड़ा है। आज हम फॉरेन इंडस्ट्रीज के साथ में, इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो फॉरेन इंडस्ट्रीज के साथ में compete कर रही है। हमने हमारा मैन्युफैक्चरिंग लेवल, एक्सपोर्ट लेवल को काफी बढ़ाया है। But the economic progress has been remarkable after the economic reforms of decade of 1990. Indian economy is improving fast due to efforts and reforms made by the present government. आज जो हमारी गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, 1990 के बाद से हमारी जो इकोनॉमी रेट है वो काफी स्पीडीली बढ़ी है और आज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट भी है वो भी इस पर काफी ध्यान दे रही है और काफी सारे प्लान आउट एग्जीक्यूशन मैन्युफैक्चरिंग लेवल, प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो निरंतर बढ़ रही है। The measures of economic development is based on the growth in per capita income. It increased during the period of 1950 to 51 to 1990 to 91 at an average rate of 1.6 per year. Almost in all years after 1990 to 91, the annual growth rate of per capita income has been maintained at more than 5% per year. तो 1990 से 91 की अगर हम बात करें तब से लेके हमेशा जो है हर साल गवर्नमेंट जो है हमारी गवर्नमेंट हमारी पर कैपिटा इनकम जो देखा गया है वो 5% पर ईयर के हिसाब से जो है वो ग्रो करती जा रही है। इन द ईयर ऑफ 2015-16 में 6.2% पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हुई थी। द कंटिन्यूअस एंड रैपिड ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम as well as in national income can be considered as a great achievement of Indian economy. इस तरीके से ये जो हर साल थोड़ी बहुत हमारी नेशनल इनकम जो निरंतर बढ़ रही है, हमारी जो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, ये हमारे कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ये जो ग्राफ है ग्रोथ का ये बहुत ही ये धीरे धीरे निरंतर ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नॉर्मली द ग्रोथ रेट ऑफ एक्चुअल नेशनल इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। तो जब ग्रॉस जीडीपी बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती। जीडीपी का बढ़ना मतलब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना, जीडीपी का बढ़ना का मतलब होता है प्रोडक्शन बढ़ना। जब जीडीपी बढ़ती है तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी बढ़ती है। समझ में आया? क्लियर है यहां तक? जी निहारिका, सोनू, ओके। नेक्स्ट फैक्टर आता है चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अभी तक कितने चैप्टर की प्रिपरेशन हो चुकी है तुम लोगों की? कितनी चैप्टर की प्रिपरेशन हो चुकी है? दीपावली के बाद स्कूल खुलने वाली है, तुम्हारी क्लास 10th क्लास स्टार्ट होने वाली है दीपावली के बाद में। टेस्ट लेना शुरू करूंगा। अब तक 14 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं तुम्हारे।
14 चैप्टर्स हो चुका है। कितने चैप्टर्स की प्रिपरेशन हो गई है? किसी का कोई आंसर नहीं है, यानी कोई जिससे समझ में आ रहा है कितना प्रिपरेशन हो चुका है? 14 चैप्टर्स में कितने चैप्टर्स प्रिपेयर कर चुके हो सोनो? दिव्यांशु की चल रही है, चलती ही रहेगी। ओके, चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। Economic structure changes along with development. As economy develops, primary sector agriculture level goes down while secondary industry and tertiary sector level goes up. In India, the share of agriculture in national income was more than 50% in 1950-51, which came down to 15% in 2015-16. There was a huge increase in the contribution of industry and service sector in the national income. The contribution of the secondary sector industry in the national income has risen more than 1/4. Role of the service sector has been increased rapidly in national income. At present, about 60% of national income is generated by the service sector. It is clear that the contribution of primary sector is gradually decreasing, and the share of secondary and tertiary sector is increasing continuously. Tertiary sector is increasing faster than secondary sector. This change in the structure of economy shows its developing part. देखो, जैसे मैंने कहा, अगर हम पहले इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो हमारी इकोनॉमी बहुत ही खराब थी, बिल्कुल बहुत ही डेमोलिश हो चुकी थी एक तरीके से। हमारे देश के ज्यादा लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। एग्रीकल्चर पे मैंने कहा, एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है। लेकिन ग्रेजुअली हमारी इकोनॉमी डेवलप हुई। क्यों डेवलप हुई? क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर है यानी इंडस्ट्री सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर डेवलप होती चली गई। सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का डेवलप होने से क्या फायदा होता है? सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर डेवलप होने से एग्रीकल्चर में डिपेंडेंसी कम होती है, मैन्युफैक्चरिंग लेवल बढ़ती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है, अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब ये दो सेक्टर एग्रीकल्चर में डिपेंडेंसी निर्भरता जो है कम होती है और जब टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होते चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कंट्री की इकोनॉमी है वो भी डेवलप होती चली जाती है। It is believed that secondary sector creates more employment than service sector. So due to relatively sluggish growth of secondary sector, the problem of unemployment in India has become serious. Recent years में टर्शियरी सेक्टर जो है वो बहुत ग्रोथ की है। उसका एक फैक्टर ग्लोबलाइजेशन भी है, जैसे मैंने कहा था। लेकिन अगर कंट्री की एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाना है, अगर कंट्री में सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो सेकेंडरी सेक्टर का ग्रो करना बहुत जरूरी है। सेकेंडरी सेक्टर ग्रो होगी तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। लेकिन ये देखा गया है कि ठीक है, टर्शियरी सेक्टर में काफी ग्रोथ हुई है, लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसकी ग्रोथ हो तो रही है, लेकिन उसकी ग्रोथ रुक रुक कर हो रही है, या हम कह सकते हैं स्लो हो रही है। अब सेकेंडरी सेक्टर में रुक रुक कर ग्रोथ होना या स्लो ग्रोथ होना ये दिखाता है कि जिसकी वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम स्टिल इंडिया में है। ये जो आज हम कहते हैं कि भारत में आज भी बहुत लोग अनएम्प्लॉयड है,
या अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो इसी वजह से है कि भारत में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बहुत रुक रुक कर हो रहा है, वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, स्लगिश वे में हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ये इश्यूज हो रहे हैं। ह्यूज एंड रैपिडली ग्रोइंग सर्विस सेक्टर. Huge service sector is found all developed countries. By continuous fast growth rate, service sector in India has become now the largest sector of economy. At present, the service sector is producing about 60% part of the national income. At present, सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग सेक्टर बनी है हमारी कंट्री की। सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है वो सर्विस सेक्टर से क्रिएट हुआ है। आज हम देखते हैं, जैसे अगर तुम्हारे पास एक बाइक है तो तुम बाइक चलाकर टैक्सी सर्विस दे सकते हो और रोजगार पा सकते हो। अनगिनत पढ़े लिखे लड़कों को आज देखते हैं हम डिलीवरी में काम करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह, फूड डिलीवरी में आए, राशन के डिलीवरी में, सब्जी तक घर एयरपोर्ट डोर स्टेप में बिग बास्केट वगैरह से डिलीवरी होती है। तो इस तरीके से जो है सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर जो है आज इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है। और आज जो है मोर देन 60% ऑफ जो जॉब्स क्रिएट हुए हैं या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है वो इसी सेक्टर में हुआ है। Along with the growth rate of service sector being high than the growth rate of agriculture and industry. तो सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर से जो है काफी ज्यादा है, काफी फास्ट है। इंडिया इज one of the top 10 countries in the world service trade, and India has strong potential to emerge a superpower in its service sector. ये जो सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है हमारी कंट्री में, या जिस स्पीड से सर्विस सेक्टर हमारी कंट्री में ग्रो कर रही है, तो ये एक अलार्मिंग फैक्टर है, या एक ये कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में इंडिया जो है वर्ल्ड में एक सुपर पावर की तरह क्रिएट हो रहा है। एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोइंग सर्विस सेक्टर इज द इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इस तरीके से जो ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर हो रहा है, ये दिखा रहा है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे जो है वो ग्रो कर रही है, और आज हम जो है एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ल्ड के अंदर में हम बन रहे हैं। आज का लास्ट टॉपिक, टाइम हो रहा है, चेंज इन कमर्शियल स्ट्रक्चर। चेंजेस इन कमर्शियल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो दैट इंडियन इकोनॉमी इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी। ऑलमोस्ट 72% ऑफ द वर्कफोर्स in 1951 was employed in agriculture and allied sectors. It has come at a steady decrease. At present, less than 50% of working population is employed in agriculture and allied sectors. जो इंडियन इकोनॉमी का कमर्शियल स्ट्रक्चर है वो बहुत फास्टली चेंज हुआ है, जो एक अच्छा इंडिकेशन है, जो एक हमारे कंट्री की डेवलपमेंट को दिखाती है। अगर हम इस कमर्शियल स्ट्रक्चर की बात करें, इंडिपेंडेंस के टाइम में और उसके बाद में 1951 तक, जहां पर 1951 में हमारी देश की कुल आबादी का 72% जो पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, वो एग्रीकल्चर के लिए काम करता था। आज बात करें तो वो घट के जो है 50% हो गया है, यानी 50% लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं,
या एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, बाकी जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं टुवर्ड सेकेंडरी सेक्टर and tertiary sector. Today, more than half of the Indian work power is getting employment in industry and service sector. तो ये दिखाता है कि आज जो है हमारी कंट्री की करीब करीब आधी जो पॉपुलेशन है वो सर्विस सेक्टर में जो है वो काम कर रही है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमारी सर्विस सेक्टर जो है वो डेवलप हुई है। तो ये ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी को दर्शाता है। तो यहां तक सबको क्लियर है? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।